हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 26 नंबर का जो पेज है वो अपन देखेंगे। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कृमि रोग के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो कृमि रोग के 4 प्रकार हैं, हमने देखा था। ठीक है, कौन सा था उसका ट्रिक भी हमने देखा था, कोड क्या है उसका याद करने का। तो ये कोड आपको याद रखना है MPR के। तो आपके M से आपका मलज, P से आपका पुरीसज, R से आपका रक्तज और K से आपका कफज। ये टोटल 4 आपके क्या हैं, कृमि रोग के प्रकार बताए गए। आगे बात करते हैं कृमि रोग की संख्या के विषय में। तो कृमि रोग की जो संख्या है उसको आपको याद करना है। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले तो चरक और वांग के अनुसार, तो चरक और वांग के अनुसार 2, 5, 6, 7। ठीक है, 2, 5, 6, 7 ये आपको याद रखना है। बाकी कोड सिमिलर ही है, बस ये है कि आपका जो यहाँ पे जो 2 है वो मेनली मलज को दर्शाता है। ठीक है, 5 जो है वो पित्तज को जो आपका पुरुषज है उसको दर्शाता है। 6 जो है वो आपके रक्तज को दर्शाता है और 7 जो है वो आपके कफज को दर्शाता है। तो ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके बाकी के भी दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार सारंगधर के कितने हैं, तो उसका कोड है 3, 5, 6, 7। ठीक है, तो 3, 5, 6, 7 और सुश्रुत के हैं 0, 7, 7, 6, 0, 7, 7, 6। ये मेनली आपको तीनों के लिए याद रखना है। नंबरिंग को जैसे मोबाइल नंबर याद करते उसी टाइप से तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नोट का पासवर्ड जो रखूँगा मैं वो जो है आप लोग को बता देता हूँ। CV आपका 2, 5, 6, 7 ये मेरे इसका पासवर्ड रहेगा। चरक वांग भट्ट के अनुसार 2, 5, 6, 7 इस नोट का पासवर्ड। फिर बात करते हैं इसमें आगे। तो ये सुश्रुत के अनुसार भी देख ले। अब इसके हेतु क्या क्या हैं, स्थान क्या है, आकृति क्या है। ठीक है, जो आपके पुरीषद जो कृमि बताया गया है, मलज जो बताया गया है, रक्तज जो बताया गया है। ठीक है, उन कृमि के विषय में अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है इसके स्थान बताए गए हैं, क्या क्या हेतु होते हैं, क्या क्या आकृति होती है, रूप कैसा होता है, प्रभाव क्या होता है और किस किस नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मलज कृमि। मलज कृमि के हेतु क्या बताए गए हैं, तो स्वच्छता न रखने के कारण जो है मलज कृमि की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा मलज कृमि का जो स्थान होता है वो क्या बताया गया है, तो केश व श्रमसु तथा लोम में मेनली वास करते हैं। तो केश हो गया, श्रमसु हो गया तथा लोम, ठीक है, उनमें मेनली वास करने वाला होता है आपका जो मलज कृमि होता है वो। इसके अलावा आकृति के विषय में बात करें तो जो मलज कृमि होता है वो अणु, तिल तथा पादस्य बताया गया है। ठीक है, तो अणु, तिल तथा बहुपादस्य ये मलज कृमि के विषय में बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन बात करते हैं रक्तज कृमि के विषय में। तो रक्तज कृमि का जो हेतु है, हेतु क्या बोला गया है, किन कारणों की वजह से होता है, तो मेनली कुष्ठ के समान जो है इसका हेतु बताया गया है। रक्तज कृमि का जो हेतु है वो क्या है, आपका कुष्ठ के समान बताया गया है। स्थान के विषय में बात करें तो रक्तवाहिनी जो धमन्य है उसको मेनली इसका स्थान बताया गया है। आकृति के विषय में बात करें तो अणुवृत्त अपादस्य बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अणुवृत्त होता है, अपादस्य बताया गया है जो रक्तज कृमि है उसके आकृति के विषय में। फिर बात करते हैं श्लेष्मज कृमि। तो श्लेष्मज जो कृमि है, कफज जो कृमि है, वो कफ को, इसका रीज़न क्या होगा, तो मेनली कफवर्धन होता। ठीक है, कफवर्धक, तो कफ को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं उसकी वजह से मेनली जो है श्लेष्मज कृमि की उत्पत्ति होगा। इसके अलावा मलिन भोजन के कारण मेनली जो है कफज कृमि के हेतु के अंतर्गत आता है आपका कफवर्धक और आपका मलिन भोजन। बात करें इसके स्थान के विषय में तो अमाशय को प्रमुख रूप से इसका स्थान बताया गया है। आकृति के विषय में बात करें तो पृथुवग्न संस्थान। ठीक है, तो पृथुवग्न संस्थान गंडुपद ये मेनली इसकी आकृति बताया गया। तो पृथुवग्न संस्थान गंडुपद ये मेनली आकृति बताई गई है। पुरीषज कृमि के विषय में बात करें तो जो पुरीषज जो कृमि होता है वो श्लेष्म आकृति के समान होता है। तो पुरीषज कृमि क्या है, श्लेष्म आकृति के समान होता है। स्थान क्या बताया गया, तो पक्वाशय बताया गया है इसका। तो पक्वाशय मेनली इसका स्थान बताया गया है। आकृति के विषय में बात करें तो दीर्घ उणसु संकाशा। ठीक है, ये मेनली इसकी आकृति बताया गया है। ठीक है, दीर्घ अणु सुसंकाशा ये मेनली आपके जो है पुरीषज कृमि की आकृति बताएगी। तो सभी की जो आकृति है वो याद रखना, स्थान क्या क्या बताया है वो याद रखना, जैसे कि आपके उसी के हिसाब से आपको मेनली जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन रूप और नाम के विषय में बात करते हैं व प्रभाव के विषय में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो मलज कृमि है वो कैसे है, उसका रूप कैसे दिखाई देता है, तो कृष्ण वर्ण का होता है, शुक्ल वर्ण का दिखाई देगा, कृष्ण शुक्ल वर्ण का होता है। ये में क्या है, मेनली मलज कृमि के विषय में बताया गया है। नाम के विषय में बात करें तो युग तथा पिपलिका, ठीक है, युक्का और पिपलिका, ये मेनली कौन सा नाम से जाना जाता है मलज कृमि को, तो युक्का पिपलिका। प्रभाव के विषय में बात करें तो जो मलज कृमि होता है वो कोट, कंडू व पिंडिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रभाव क्या करता है, तो कोट, कंडू व पिंडिकाओं की उत्पत्ति करता है जो आपका मलज कृमि है वो। रक्तज कृमि के विषय में बात करें तो रक्तज कृमि मेनली ताम्रवर्ण का होते हैं। ताम्रवर्ण के इसका रूप बताया गया है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो केशाद बोला जाता है, लोमाद बोला जाता है, लोमद्वीप बोला जाता है, शौरस बोला जाता है, औदुंबर बोला जाता है तथा जंतु माता। ये मेनली इसके नाम है। तो केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर और जंतु माता, ये आपके मेनली जो है रक्तज कृमि के नाम बताए गए हैं। प्रभाव के विषय में बात करें तो प्रभाव में बोला गया है कि केश, श्रमसु, नख, लोम तथा पक्ष का नाश करने वाला होता है। तो ये मेनली केश, श्रमसु, नख, लोम तथा पक्ष का नाश करने वाला होता है। ये मेनली क्या आपके रक्तज कृमि के प्रभाव में मेनली बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन श्लेष्मज कृमि के विषय में। तो श्लेष्मज कृमि श्वेत वर्ण का होता है। स्वरूप कैसा होता है श्लेष्मज कृमि का, श्वेत वर्ण का होता है। नाम के विषय में बात करें तो किन किन नामों से जाना जाता है, तो आत्राद बोला जाता है इसे, उदराद बोला जाता है, इसके अलावा हृदयाद बोला जाता है, चरु तथा दर्भ पुष्प के नाम से जाना जाता है, सुगंध बोला जाता है तथा महागुद बोला जाता है। ये मेनली क्या है इसके नाम है। तो आत्राद, उदराद, हृदयाद, चरु, दर्भ पुष्प, सुगंध और महागुद, ये मेनली आपके क्या है श्लेष्मज कृमि के नाम है। बात करें इसके प्रभाव के विषय में तो ये मेनली अंगमर्द, कार्श्य, ज्वर, मूर्छा, छर्दी तथा छौथु आदि को उत्पन्न करते हैं। तो मेनली श्लेष्मज कृमि की वजह से क्या होता है, अंगमर्द, कार्श्यता, ज्वर, मूर्छा, छर्दी व छौथु की उत्पत्ति होती है। फिर बात करते हैं पुरीषज कृमि के विषय में। तो पुरीषज कृमि के रूप बताया गया कि श्वेत, श्याम एवं नील व पित्त वर्ण का होता है। तो श्वेत, श्याम, नील, पित्त मेनली जो है वर्ण का आपको देखने को मिलेगा इसका रूप। पुरीषज जो कृमि होते हैं वो मेनली क्या है, इसके नाम बताया गया कि ककेरुक हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मकेरुक हो गया, शौशूद हो गया, चौसुराद हो गया, शशुलक हो गया, लेलिही हो गया। ये मेनली आपके क्या है पुरीषज कृमि के आपके नाम है। तो ककेरुक, मकेरुक, शोशुआद, ठीक है, ससुलक, लेलिही, ये मेनली आपके पुरीषज कृमि के नाम है। प्रभाव के विषय में बात करें तो पुरीष भेद करते हैं, लोमहर्ष करते हैं, कार्श्यता तथा गुद में कंडू की उत्पत्ति करते हैं। तो पुरीष भेद, लोमहर्ष, कार्श्यता तथा गुद में कंडू की उत्पत्ति करते हैं, ये प्रभाव में बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में आपका क्या बोला गया है, तो चिकित्सा में आपका मेनली बोला गया है कि अपकर्षण में वादव कृमिणाम भेषजम स्मृता ततो विद्यात प्रकृति निदानस्य वर्जने, ठीक है। तो निदान परिवर्जन मेनली जो है प्रमुख चिकित्सा बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका अपकर्षण में औषाधो कृमिणाम भेषजम स्मृता ततो विज्ञात प्रकृति निदानस्य च वर्जने, ठीक है। तो ये श्लोक आपको याद रखना है कृमि की चिकित्सा के विषय में, ठीक है। चरक विमानी स्थान का ये श्लोक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे आपका जो है जैसे कि इसमें बताया गया है, क्या क्या बताया गया है, अपकर्षण बताया गया है, औषाध बताया गया है, ठीक है। उनको अपन जो है टोटल डिटेलिंग करेंगे कि क्या क्या किस प्रकार से अपन करेंगे। तो अपन अपकर्षण के विषय में बात करें तो अपकर्षण में मेनली बोला गया है कि आपका अपकर्षण है बोला गया है कि यंत्र से हाथ से पकड़ करके कृमि को बाहर खींचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपकर्षण में यंत्र से हाथ से पकड़ करके कृमि को बाहर खींच करके जो है चिकित्सा करना होता है। तो इसमें आपका जो चतुर्विध अपकर्षण है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चतुर्विध अपकर्षण कौन से हैं कृमि चिकित्सा के लिए। तो शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन, ये क्या है चतुर्विध अपकर्षण के अंतर्गत आता है। तो शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन, ये क्या है आपके चतुर्विध अपकर्षण के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखना, शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन, ये चतुर्विध अपकर्षण है। इसके अलावा प्रकृति विघात, तो प्रकृति विघात के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, कटुतिक्त कषाय, क्षार, उष्ण एवं श्लेष्म पुरीष प्रत्यानिक जो द्रव्य हो उनका प्रयोग किया जाता है। तो कटुतिक्त कषाय, क्षार, उष्ण एवं श्लेष्म पुरीष प्रत्यानिक जो द्रव्य हो उनका मेनली प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है प्रकृति विघात में बताया गया है, इसको याद रखना। निदान परिवर्जन के विषय में बात करें तो निदान परिवर्जन में बोला गया है कि यदुक्त निदान विधौ तस्य विवर्जन कृमि निदान में मेनली कथित भावों का परिवर्जन करना चाहिए, ठीक है।
तो जो आपके कृमि निदान में जो जो भाव बताए गए उनका क्या है परिवर्जन करना, ये क्या है आपका निदान परिवर्जन के अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये मेनली 3 प्रकार की आपकी जो चिकित्साएं हैं वो याद रखना। अपकर्षण हो गया, इसमें भी आपके अपकर्षण के चतुर्विध अपकर्षण क्या है कृमि के, फिर प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। फिर आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका चिकित्सा योग के विषय में बताया गया है। तो चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका जो आपका सुरसार आदि जो गण है उससे सिद्ध जो घृत है उससे स्नेह, उस सिद्ध घृत से स्नेहन तथा तीक्ष्ण वमन विरेचन स्थापन वस्ती प्रयोग करना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो सुरसार आदि गण के से सिद्ध घृत से स्नेहन, तीक्ष्ण वमन विरेचन स्थापन वस्ती का मेनली प्रयोग करना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो आपके आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में क्या बोले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पालिस बीज स्वरसम कलकम व तंडुल अंबुना परिभद्र पत्राणाम छौद्रेण स्वरस पीबते। ठीक है, ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बोला है। इन्होंने प्रमुख रूप से क्या बोला है कि जो आपका रक्तज जो कृमि है उसके निदान में कुष्ठ के समान जो है निदान बताया गया है। ठीक है, रक्तज कृमि का जो निदान है वो कुष्ठ के समान बताया गया है। इसके अलावा सुश्रुत ने किक्कीस, कुष्ठ और परिसर्प नामक जो रक्तज कृमि है उसका वर्णन किया है। मतलब उन्होंने जो चिकित्सकीय योग है उसके अंतर्गत तंडुल अंबु का प्रयोग बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपका पालिस बीस स्वरस कल्क का प्रयोग विषम बताया है, परिभद्र पत्र का प्रयोग के विषम बताया तथा छौद्रेण स्वरस पीबते, ये मेनली आपका क्या है बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी उन्होंने क्या और बताया है उसको आपको याद रखना कि रक्तज जो कृमि है उसके निदान में कुष्ठ के समान ही उसका निदान बताया है। और सुश्रुत ने किक्कीस, कुष्ठ, परिसर्प नामक जो रक्तज कृमि है उसका भी वर्णन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना कौन से आपके जो है सुश्रुत के अनुसार किक्कीस, कुष्ठ और परिसर्प नामक जो रक्तज कृमि है उसका वर्णन किया गया। रक्तज जो कृमि होता है वो क्या होता है आपका अदृश्य कहा गया है। ठीक है, रक्तज कृमि को क्या है अदृश्य कहा गया है। सुश्रुत ने केशाद, रोमाद कृमियों को असाध्य कहा है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने केशाद, रोमाद आदि जो कृमियां होती हैं उनको क्या है असाध्य कहा है। तो आचार्य सुश्रुत ने केशाद, रोमाद आदि कृमि को असाध्य बताया है। इसके अलावा स्नायुक कृमि यानी कि जो कफ रक्तज है उसका वर्णन सारंगधर ने किया है। तो स्नायुक जो कृमि है उसका वर्णन किसने किया है, जो आपका कफ रक्तज होता है तो उसका जो वर्णन है वो आचार्य सारंगधर ने किया है, इसको भी याद रखना। वांगभट्ट के अनुसार बात करें तो वांगभट्ट के अनुसार मुख तथा उद्गार एवं श्वास में विष्ठ के समान गंध का कारण जो होता है वो पुरुषज कृमि होता है। तो ये स्पेसिफिक लक्षण आचार्य वांगभट्ट ने बताया है कि मुख तथा उद्गार व श्वास में विष्ठ जो आपका विष्ठा है, ठीक है, उसके समान गंध जो आता है वो किसके कारण आता है, तो पुरुषज कृमि के कारण आता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी जो आपका मुख में उद्गार में श्वास में विष्ठ के समान गंध किस में आता है वांगभट्ट के अनुसार, तो पुरुषज कृमि में। कृमि के किस प्रकार में आता है, तो पुरुषज कृमि में आता है, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके जो है चरक अनुसार 10वीं परीक्षा भाव बताया गया है। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार जो 10वीं परीक्षा भाव है उसको अपन यहाँ पे डिटेलिंग कर लेते हैं। तो आचार्य चरक अनुसार 10वीं जो परीक्षा भाव है उसके अंतर्गत कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंधन, देश, काल, उपाय, ठीक है, प्रवृत्ति, ठीक है, ये टोटल 10 चीज़ें आती हैं। तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। साथ ही साथ अपन एक एक चीज़ को देखेंगे कि कारण क्या है, ठीक है, उसके विषय में क्या बोला गया है, चिकित्सा शास्त्र के उदाहरण क्या दिए गए हैं और सुश्रुत ने क्या क्या माना है। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ों को अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कारण क्या है, तो कारण में बोला गया है कि कारणम भीषक, यानी कि जो भीषक होता है, वैद्य जो होता है, ठीक है, वो मेनली आपका क्या होता है, कारण होता है। कर्ता यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने क्या है कर्ता के विषय में मेनली भीषक का वर्णन किया। तो ये चीज़ याद रखना, आचार्य चरक ने जो कारण है उसके अंतर्गत भीषक को बताया है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है कारण के अंतर्गत भीषक का वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कर्ता के अंतर्गत भीषक को बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर करण के विषय में बात करते हैं। तो करण में बोला गया है कर्णम पुनः भेषजम। क्या बोला गया है, कर्णम पुनः भेषजम, यानी कि जो भेषज है, औषध है, उसका जो वर्णन है वो करण के अंतर्गत किया है आचार्य चरक ने। ठीक है, तो भेषज का जो वर्णन है वो आचार्य चरक ने करण के अंतर्गत किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने करण के अंतर्गत रस का वर्णन किया है। तो करण के अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने रस का वर्णन किया है और आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है भेषज यानी कि औषध का वर्णन किया है। फिर बात करते हैं कार्योनि। तो कार्योनि धातु वैषम्यम,
यानी कि जो कार्य योनि है उसके अंतर्गत कार्य जो रोग होता है या योनि जो होता है उसके अंतर्गत धातु वैषम्यता को बताया। ठीक है, तो ये मेनली आपका क्या है, आचार्य चरक ने बोला है। जबकि आपका कारण के अंतर्गत मेनली दोष बताया है। ठीक है, और कार्य जो योनि है, ठीक है, उसके अंतर ये कार्य के अंतर्गत आरोग्य को बोला है। ठीक है, ये चीज़ को आपको थोड़े याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने इन्होंने क्या बोला है, आचार्य चरक ने, कि कार्य के अंतर्गत धातु साम्य को बताया है। ठीक है, और आपका मेनली जो उदाहरण उसके अंतर्गत रोगनाशक या धातु को साम्यावस्था में स्थापित करना, ये मेनली आपका क्या होता है, गद्य का कार्य होता है। फिर आचार्य जो चरक है उन्होंने कार्यफल के अंतर्गत कार्यफलम सुख वाप्ति, यानी कि जो सुख है, हर्ष है, ठीक है, अर्थ है, ये यश की जो प्राप्ति होती है वो क्या है, कार्यफल के द्वारा होती है। कार्यफल के अंतर्गत उन्होंने इसका वर्णन किया आचार्य चरक ने। बात करें अनुबंधन के विषय में, तो अनुबंधन में उन्होंने बोला है अनुबंधक खलवायु। ठीक है, यानी कि आयु का ठीक रहना, ये क्या कहलाता है, आपका अनुबंधन कहलाता है। तो अनुबंध खलवायु यानी कि आयु का ठीक रहना ही क्या कहलाता है, आपका अनुबंधन कहलाता है। देश के विषय में बात करें तो देशो भूमि आतुरस्य, यानी कि भूमि एवं शरीर, ठीक है, ये जो है मेनली आपका क्या है, देश कहलाता है। भूमि मतलब जो रोगी का जो शरीर है, ठीक है, रोगी का जो शरीर है वो क्या कहलाता है, आपका देश कहलाता है। तो देशम भूमि आतुरस्य। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, तो काल के विषय में बताया गया है। तो काल के विषय में क्या बोला गया है, तो कालः पुनः स्वत्सरा आतुरस अवस्था च, यानी कि जो काल है उसके अंतर्गत आपका स्वत्सर आतुर अवस्था को बताया गया है। ठीक है, काल के अंतर्गत क्या है, संवत्सर और आपका आतुर अवस्था को मेनली बताया गया है। प्रवृत्ति के अंतर्गत बोला गया है कि प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ। ठीक है, तो प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ यानी कि चिकित्सा कार्य आरंभ करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रकृति। प्रकृति मतलब आपका जो आप जो आरंभ करते हो चिकित्सा कार्य, तो आप प्रकृति को देख करके अपन करते हैं। ठीक है, तो वो मिल आपका हो गया। उपाय के विषय में बात करें तो उपायस्तु बीसगादि नाम सौष्ठम अभिविधा, यानी कि जो वैद्य है, ठीक है, औषध है, कार्य योनि में कार्य करने की जो तत्परता होती है वो क्या है, आपका उपाय है। मतलब जो आप जो है उपाय मतलब वही है कि आपका जो भीषक है, वैद्य है, औषध को कार्य योनि में कार्य करने के लिए जो तत्पर होता है, जिस तरीक़े से वो करता है उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे उपाय कहेंगे। तो ये आपके मेनली इसको याद रखना। ठीक है, जो हमने टोटल 10 प्रकार के आपके जो है चरक अनुसार 10वीं परीक्षा भाव पढ़ा। ठीक है, करण, कारण, कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंधन, देश, काल, प्रकृति, उपाय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर चरक अनुसार जो है गर्भ का जो विकार है वो अपन देखेंगे। ठीक है, चरक अनुसार जो गर्भ में कौन से विकारों का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले अपन जो है उपविष्टक के विषय में बात करते हैं। ठीक है, उपविष्टक के विषय में क्या बोला गया है, तो उपविष्टक के विषय में क्या बोला गया है कि सार भाग एवं सुआकार प्राप्त गर्भणी द्वारा उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थों को अधिक सेवन करने से गर्भशोष द्रव्य स्त्रावित हो जाने से गर्भ की पुष्टि तथा वृद्धि नहीं होती, और क्या है, गर्भ अधिक समय तक रुक जाता है। ठीक है, तो ये मेनली आपका बताएगा उपविष्टक में कि सार भाग, इसके अलावा सुआकार प्राप्त गर्भणी द्वारा उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थ के अधिक सेवन करने से गर्भशोषक द्रव्य स्त्रावित हो जाने से गर्भ की पुष्टि एवं वृद्धि नहीं होती और गर्भ अधिक समय तक रुक जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, उपविष्टक कहेंगे। ठीक है, तो ये इसको आपका श्लोक में भी यहाँ पे बताया गया, गर्भ वृद्धि न प्राप्नोति निस्तृत्वात्, यानी कि वही है कि जो गर्भ है, गर्भणी के द्वारा जो गर्भ है वो क्या है, मेनली वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, वृद्धि नहीं हो पाती, पुष्टि नहीं हो पाती उसकी। इसके अलावा सकाल तिष्ठते अतिमात्रम तम उपविष्टा इत्योच्येत, यानी कि जो है जो काल है, पर्टिकुलरली जो आपका काल है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका जो है वही है कि आपका जो गर्भ है उसका जो है अधिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, सही समय में, तो उसे क्या है, उपविष्टक की संज्ञा दी गई है। तो ये जो दोनों श्लोक है वो चरक के अनुसार आपको उपविष्टक के विषय में याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नागोदर जो है उसके विषय में बताया गया। तो नागोदर में बोला गया कि गर्भणी द्वारा उपवास रखने के कारण, किन कारणों की वजह से, अंडरलाइन करते जाना, गर्भणी द्वारा उपवास रखने के कारण, व्रत रखने के कारण, स्नेह दोष रखने के कारण, स्नेह के प्रति द्वेष रख रहे हैं, ठीक है, स्नेह के प्रति द्वेष रख रहे हैं उसके कारण, तथा रुक्ष निसार, ठीक है, जो आपका शुक्ष हो गया, तथा निर्सार व वात प्रकोपक आहार का सेवन करने की वजह से। तो ये निदान प्रमुख याद रखना है नागोदर का कि उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, स्नेह के प्रति द्वेष रख रहे हैं,
रुक्ष नी जो आपका सार रहित जो भोजन है, ठीक है, वात प्रकोपक जो भोजन है उनका सेवन करने के कारण गर्भ क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, और शुष्क हो जाने के कारण वो बढ़ नहीं पाता है। ऐसा जो गर्भ होता है अधिक समय तक गर्भाशय में टिका रहता है, ठीक है, ऐसा जो गर्भ होता है वो अधिक समय तक गर्भाशय में ही टिका रहता है, ठीक है, बढ़ तो नहीं पाएगा और अधिक समय तक गर्भाशय में टिका रहेगा, और उसके वजह से क्या है, स्पंद की प्रतीति नहीं होती है, ठीक है, जो गर्भ स्पंद है उसकी प्रतीति नहीं होती है। विद्वान जनों ने इसे क्या है, नागोदर की संज्ञा दी है। तो इसके निदान प्रमुख याद रखना। फिर आचार्य चरक ने इसके श्लोक में बोला है कि गर्भो वृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्वा, ठीक है, गर्भ जो है वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, शुष्कता आ जाती है। इसके अलावा स चापि काल तिष्ठते अतिमात्रम अस्पंदम भवति तम नु नागोदरा उच्योच्य, यानी कि उसे अस्पंद युक्त जो गर्भ होता है ऐसे गर्भ को नागोदर की संज्ञा दी है। तो इसको आपको मेनली याद रखना है, ठीक है, प्रमुख जो निदान है उसके वजह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या बोला गया था उपृष्ठक में, तो उपृष्ठक में आपका ये बोला गया कि जो तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ हैं, क्या बोला गया था इसमें, तो सभार सार भाग, ठीक है। इसके अलावा आपका सु आकार प्राप्त जो गर्भ है वो गर्भणी द्वारा जब सु आकार प्राप्त कर चुके हैं गर्भ ने, ठीक है, फिर क्या है, गर्भणी के द्वारा आपका उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने की वजह से गर्भ शोषक जो द्रव्य है वो स्त्रावित हो जाते हैं और गर्भ की पुष्टि और वृद्धि नहीं हो पाती है। ये मेनली इसमें बताया गया था। और इसमें क्या बोला गया है, तो उपवास, व्रत, स्नेह द्वेष रखने के वजह से तथा रुक्ष व सार रहित व वात प्रकोपक आहार सेवन करने की वजह से क्या होगा, गर्भ की वृद्धि नहीं हो पाएगी और गर्भ जो है बहुत टाइम तक शरीर में ही पड़ा रहेगा, जिससे क्या है आपका स्पंद की प्रतीति होगी, ठीक है, सॉरी स्पंद प्रतीति नहीं होगी, तो उसे क्या है आपका नागोदर की संज्ञा दी गई है। देन बात करते हैं लीन गर्भ के विषय में। तो लीन गर्भ के विषय में क्या बताया गया है, तो जिस स्त्री का गर्भ जैसे सोया हुआ हो वैसे, क्या बोला गया है, जिस स्त्री का गर्भ जैसे सोया हुआ हो वैसे ही अल्प गतिशील या एकदम निश्चित बना रहता है, उसे क्या है लीन गर्भ कहते हैं। तो क्या है, जिस स्त्री का गर्भ जैसे सोया हुआ है, गर्भ क्या है जैसे सोया हुआ है, ठीक है, वैसे ही अल्प गतिशील रहेगा, एकदम निश्चित बना रहेगा, तो उसे अपन लीन गर्भ कहेंगे, ठीक है। तो इसके विषय में श्लोक बोला गया है कि गर्भम प्रसुप्तम न स्पंदेत, ठीक है। तो ये मिल लिया आपका लीन गर्भ कहलाता है। अब इनकी चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, क्या क्या चिकित्सा के विषय में आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपविष्टक जो है उसकी चिकित्सा के विषय में, उपविष्टक व नागोदर की चिकित्सा के विषय में। तो आचार्य चरक ने उपविष्टक व नागोदर की चिकित्सा में बोला गया है कि जीवनीय, वृहणीय, मधुर व वातग्न औषधि, सिद्ध, घृत तथा भूत अधिकार में प्रयुक्त जो औषधि से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए। तो मेनली जीवनीय, वृहणीय, मधुर एवं वातग्न औषधियों से सिद्ध जो घृत हैं तथा भूत अधिक प्रयुक्त जो औषधि है उनसे सिद्ध जो घृत है उसका सेवन करना चाहिए। यान में बैठ करके शोभन करना चाहिए। इसके अलावा अवजृंभण, ठीक है, अवमार्जन यानी कि बार बार जो है स्नान करना, ये मेनली जो है उपविष्टक और नागोदर की चिकित्सा में आचार्य जो चरक जी हैं उन्होंने मेनली बताया है, ठीक है। तो इसको आपको मेनली याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो लीन गर्भ की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो लीन गर्भ की चिकित्सा में क्या बोला गया है आचार्य चरक ने, तो यहाँ पे 1 वर्ष बाद ये जो होता है कष्ट साध्य हो जाता है। श्लोक में भी बोला गया पुष्टो अन्यथा वर्ष गणे कृच्छ जायेत नाबे, ठीक है, नैवे, ठीक है, मतलब 1 वर्ष के बाद में ये मिलनी जो है कृच्छ साध्य हो जाता है लीन गर्भ। चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका चिकित्सा के अंतर्गत मेनली बोला गया है कि शयन गौ मत्स्य, इसके अलावा ताम्र चूर्ण के मांस का प्रयोग करना चाहिए। आपका प्रभूत सर्पी में मांसयूष तथा मूलकलयूष का सेवन करना चाहिए। तो प्रभूत जो सर्पी है उसमें मांसयूष और मूलकलयूष का सेवन करना चाहिए। स्त्री के उदर बस्ती, वक्षण, उरु, कटी, पार्श्व, पृष्ठ प्रदेश में उष्ण तिल या फिर कटु तेल से मालिश करना चाहिए। तो स्त्री के उदर बस्ती, वक्षण, उरु, कटी, पार्श्व, पृष्ठ प्रदेश में उष्ण तिल या फिर कटु जो तेल है उससे मालिश करना चाहिए। ये मिलने आपकी जो है चिकित्सा में बताया गया। तो इसको आप याद रखना, ठीक है, लीन गर्भ की चिकित्सा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे आपका जो है एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे का जो है देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।